नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी जश्न के बीच आज से 14 अगस्त तक हम आपके लिए एक खास शो भारत की बात सुनाते हैं लेकर आए हैं। इसमें आज़ादी के 75 साल में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तरक्की और बदलाव की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के बाद भारत ने न केवल अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने बल पर विकास की नई इबारत गढ़ी। बदलते दौर के साथ भारत ने दुनिया को शांति का जो मार्ग दिखाया, आज पूरी दुनिया में उसकी अमिट छाप दिखाई दे रही है। शून्य से शुरू हुए सफर में चांद तक पहुंचने के भारत के दम को आज दुनिया सलाम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। पंद्रह अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस वक्त पूरी दुनिया नींद के आगोश में समा रही होगी, उस वक्त हिंदुस्तान एक चमचमाती उज्जवल स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होगा। एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए जीवन की तरफ प्रवेश करते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंद्रह अगस्त 1947 को लाल किले पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के झंडा फहराने के साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया और भारत में नए सवेरे के साथ नवजीवन का संचार हो गया। लेकिन भारत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने देश को आगे ले जाने की चुनौती थी और इस काम को अंजाम देने के लिए पंडित नेहरू ने वैज्ञानिक सोच के आधार पर देश को आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने अपने देशवासियों में निर्धनों और अछूतों के प्रति सामाजिक चेतना की जरूरत के प्रति जागरूकता पैदा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करने का भी काम किया। उन्हें अपनी एक उपलब्धि पर विशेष गर्व था कि उन्होंने प्राचीन हिंदू सिविल कोड में सुधार करके अंततः उत्तराधिकार और संपत्ति के मामले में विधवाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करवाया। देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। देश को आज़ादी से पहले समृद्ध बनाने के साथ साथ उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के बाद नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई कड़े फैसले लिए। उस दौरान उनके फैसलों की निंदा की गई और मजाक भी बनाया गया, लेकिन उनके उन फैसलों ने ही देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाया। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। प्रधानमंत्री नेहरू ने देश में IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। नेहरू के इस फैसले ने देश की तस्वीर बदल दी। आज इन संस्थानों में पढ़े लिखे युवा देश और दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू ने कृषि क्षेत्र और उद्योगों में क्रांति लाने के लिए पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बृहद बांध की आधारशिला रखी और झारखंड के बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना की। प्रधानमंत्री नेहरू के इस विजन ने देश में विकास की दिशा बदल दी। वो इन उद्योगों को देश का आधुनिक मंदिर मानते थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से सीख ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी 1956 से 61 में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। नेहरू की पंचवर्षीय योजनाएं देश की आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित हुई। उपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने देश की आर्थिक तरक्की को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने अनुभवों और वैज्ञानिक सोच से नेहरू ने देश को आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने का जो रास्ता तय किया, वो आज भी अनवरत चला आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मूल समस्या थी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित संविधान का निर्माण कैसे हो, जिसके अधीन प्रजातंत्र के आदर्शों को प्राप्त किया जा सके। अतः संविधान निर्माण का कार्य स्वतंत्र भारत की प्रमुख आवश्यकता थी। इसीलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई और देश का संविधान बनाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। संविधान निर्माण समिति में एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तल, DP खेतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने भारत के संविधान बनाने का काम शुरू किया। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस संविधान सभा का मुख्य रूप से पहला काम था कि संविधान का मूल उद्देश्य तय करना। संविधान सभा ने संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया। अलग अलग विषयों पर आधारित समितियों की सिफारिश के बाद संविधान का प्रारूप तैयार करने का भार संविधान की प्रारूप समिति को सौंपा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का संशोधित प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा ने प्रारूप को अंतिम रूप देने का काम शुरू किया। इसके लिए संविधान सभा की अगले 165 दिनों में 11 बैठकें हुई। इस तरह संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। प्रस्तावित संविधान में 395 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी ने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम तक पहुंचा दिया। 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान के कई प्रावधान दुनिया के अलग अलग देशों से लेकर बनाए गए। भारतीय संविधान की मूल भावना उसकी प्रस्तावना में निहित है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ भारत आज के हिंदुस्तान से काफी अलग था। देश के कई अहम हिस्से उस समय आजाद भारत का हिस्सा नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद कई दशकों तक इन इलाकों को भारत में विधिवत रूप से जोड़ने का मिशन चलता रहा। कहीं बातचीत से मसला सुलझा, तो कहीं ताकत, तो कहीं सैन्य बल से। आजादी के समय हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। हैदराबाद संपन्न रियासत थी और इस राज्य से निजाम को सालाना 26 करोड़ की आय होती थी।
तब निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद पर शासन कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में रियासतों को एक विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं। हैदराबाद के नवाब चाहते थे कि हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे खारिज कर दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को बिना हैदराबाद के आजाद हो गया। भारत के हृदय स्थल हैदराबाद रियासत को पटेल किसी भी हालत में भारत से अलग करने के पक्ष में नहीं थे। निजाम को जनमत संग्रह का ऑफर दिया गया, लेकिन 85% हिंदू आबादी पर राज कर रहे निजाम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 9 सितंबर 1948 को भारत ने तय कर लिया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेना की दक्षिणी कमान को इसकी सूचना दे दी गई कि उन्हें 13 सितंबर को तड़के हैदराबाद में प्रवेश करना है। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम मेजर जनरल चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना शहर में दाखिल हुई। कुल मिलाकर हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो 108 घंटे चला और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। 15 अगस्त 1947 को कश्मीर एक रियासत थी जिसके हिंदू राजा थे डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौता करना चाहा था, जिसका मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए थोड़ा वक्त और मिल जाए। पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर पर थी। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना का साथ था। कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उनकी सेना कबायलियों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार सैन्य मदद को तैयार थी, लेकिन भारत ने कहा कि हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करना होगा। महाराजा हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 15 अगस्त 1947 को गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक और रियासत जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं हुई। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खानजी ने माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार करते हुए 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। वहीं जब नवाब के फैसले का पता भारत सरकार को चला तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत इस मिशन में जुट गए। भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की सप्लाई रोक दी। भारतीय सेनाओं ने मंगरोल और बाबरियावाट पर से नवाब का कब्जा छीन लिया। भारत की सख्ती और जनता का मिजाज देखते हुए यहाँ का नवाब कराची भाग गया। 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में विलय का मत दिया। भारत में समंदर के सौंदर्य का दर्शन करवाने वाला गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत अंग्रेजों ने घोषणा तो कर दी थी कि वो हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले पुर्तगालियों का भी भारत के कई हिस्सों में कब्जा था, जिसमें गोवा भी शामिल था। पुर्तगाल ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। उस वक्त दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। 2 अगस्त 1954 को गोवा के राष्ट्रवादी ताकतों ने दादरा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और 1961 में दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। उधर दिसंबर 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। पुर्तगाल को शांतिप्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाल गवर्नर मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। आजादी के वक्त गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली पुर्तगाल का हिस्सा थे, तो अब का पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। भारत फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। फ्रांस की संसद में मई 1962 में पांडिचेरी की सत्ता को भारत को औपचारिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद पांडिचेरी भारत गणतंत्र का हिस्सा बन सका।
15 अगस्त 1947 को मणिपुर और त्रिपुरा भी संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं थे। ब्रिटिश राज के दौरान मणिपुर एक रियायत थी और आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा ने विलय पत्र में हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। मणिपुर के भारत में विलय को लेकर विधानसभा में बड़ा मतभेद था। इस बीच हालात ऐसे हुए कि भारत सरकार को सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा से परामर्श लिए बगैर महाराजा बोधचंद्र से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना पड़ा। ये विलय 15 अक्टूबर 1949 से लागू कर दिया गया। वहीं भारतीय संघ में त्रिपुरा का विलय 15 नवंबर 1949 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन करके द्रविड़ों की अलग देश की मांग को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और भारत को अखंड बना दिया। जब दक्षिण भारत से अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू ने जो फैसला लिया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया, जिससे देश की प्रभुता और अखंडता के हित में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन तथा संस्था बनाने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा। तो इस तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि और कूटनीति से देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो विश्व 2 गुटों में विभाजित था। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखना था, विशेषकर तब जब देश विभाजन तथा फूट डालो और राज करो की नीतियों का शिकार हो चुका था। इसी आवश्यकता ने देश की विदेश नीति के निर्माण को भी प्रभावित किया। तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति अपने आप में स्वतंत्र है और भारत 2 बड़ी शक्तियों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं है। भारत कभी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैन्य शक्ति के पक्ष में नहीं रहा। विश्व की समस्याओं को सुलझाने में सैन्य शक्ति की भूमिका का भारत ने हमेशा विरोध किया। भारत ने सभी देशों से मित्रता बनाए रखने की कोशिश की। भारत ने अमेरिकी गुट यानी पूंजीवादी व्यवस्था और सोवियत गुट यानी साम्यवादी व्यवस्था के देशों से बिना किसी भेदभाव के मित्रता की। भारत ने कभी भी एक देश को दूसरे देश से लड़ाने की नीति पर अमल नहीं किया। भारत बहुत दिनों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उपनिवेशवाद विरोधी नीति का अनुगमन किया। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने शुरुआत से ही यह माना है कि युद्ध और संघर्ष से नए देशों का भला नहीं हो सकता। भारत की विदेश नीति मैत्रीपूर्ण, शांति, सह अस्तित्व की समर्थक रही है। प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख बिंदु पंचशील का सिद्धांत था। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ आचरण के संबंध निश्चित किए गए। ये सिद्धांत हैं एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेहरू ने पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। इसके उपरांत एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के ज्यादातर राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की। खुद औपनिवेशिक शासन का दंश झेलने वाला भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का घोर विरोधी था। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में साम्राज्यवाद का अस्तित्व भी बचा रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से एक है। भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रियाकलापों का समर्थन किया है तथा इसमें सक्रियता से भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा का समर्थन करने तथा इसके क्रियाकलापों में सक्रियता, सकारात्मकता
और रचनात्मक रूप से भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति का 2 ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका द्वारा संसार के 9 स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने तथा इन देशों की शासन प्रणाली को अपनी विचारधाराओं के अनुरूप ढालने के भरसक प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता नीति का अनुपालन किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील और गुट निरपेक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए दुनिया को विदेश नीति का नया पाठ पढ़ाया। 28 जून 1954 को भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांतों पर अपना भरोसा जताया, लेकिन 1954 में तिब्बत और 1959 में भारत के हिमालयी क्षेत्रों में चीन ने जो कुछ भी किया उससे नेहरू के प्रयास को धक्का पहुंचा। तो आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में आपको बताएंगे पाकिस्तान और चीन के धोखे की कहानी। तब तक के लिए